हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आज आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पे। जी हाँ, यहाँ पे एक नई सीरीज कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी की चालू हो गई है, जो आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि 100 में 100 अंक आपका पक्का करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं आपके लिए सीरीज शुरू कर दिया हूँ। सबसे पहला यहाँ पे अध्याय हम लोग शुरू करेंगे, राष्ट्र का स्वरूप। गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नोत्तर देखेंगे। जी हाँ, जितने भी आपके राष्ट्र का स्वरूप जो आपका चैप्टर है, यहाँ पे जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे सारा का सारा हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे इसका रीजन आगे बताएंगे, और लाइक करिए। आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल 10,000 वीडियो लाइक टारगेट है, और मैं आशा करता हूं कि आप ये 10,000 लाइक आप लोग ज़रूर से ज़रूर करवा देंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए। अब ये सब क्यों करेंगे, आखिरकार आपके मन में आएगा ना कि सर हम लाइक क्यों करें, सब्सक्राइब क्यों करें, शेयर क्यों करें, ऐसा क्या आप दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा यहाँ पे गद्यांश पढ़ा रहा हूँ। कौन सा गद्यांश पढ़ा रहे हैं? राष्ट्र का जो स्वरूप है, इसका मैं पूरा आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, गद्यांश पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ इसका आप फ्री में नोट्स पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाके ज्वाइन करें फ्री में टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी। वहाँ पे सारे लिंक मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो आज क्लास कर रहे हैं, इसका क्लास के 1 घंटे बाद आपको इसका PDF में आप का भेज दूंगा। कहाँ पे? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ आपके लिए प्यारे बच्चों वेबसाइट पर भी इसको पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का नाम क्या है? आप गूगल पे सर्च करें, मॉडल पेपर PDF सारा लिखित वहाँ पे मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। हमारे वेबसाइट का नाम क्या है? skmstudyclasses.com। skmstudyclasses.com यहाँ पे देखिए वेबसाइट का नाम है। इसको गूगल पर सर्च करें। जब गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमारा आएगा एसकेएम स्टडी क्लासेस का। आप लोग जाके वहाँ से आप नोट्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं सारे के सारे। तो आप लोगों को यहाँ पे प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? राष्ट्र का जो स्वरूप है, इसका सभी गद्यांश देखेंगे, एक भी छूटने वाला नहीं है। और इन सभी गद्यांशों को पढ़ लेते हैं तो आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का होगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार आप बूंद बूंद से पढ़ के, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप पूरा 100 नंबर करेंगे। देखिए, आपका जो गद्यांश होता है, क्या होता है? गद्यांश होता है आपके बोर्ड में 10 अंकों का पूछा जाता है। कितने अंकों का पूछा जाता है? 10 अंकों का पूछा जाता है। तो आप 10 अंक ये चाहते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोग पूरा देखें, और एक वीडियो में पूरा आप यहाँ पे गद्यांश को क्लियर करें। यहाँ पे पूरा आपका गद्यांश मैं करवाऊंगा, जितना भी आपका गद्यांश है सारा का सारा मैं आपका करवा दूंगा। कोई अन्य आपको चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप एक ही वीडियो में आप पूरा यहाँ पे पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला वाला गद्यांश यहाँ पे देखेंगे हम लोग। पहला वाला गद्यांश क्या है? पहला वाला गद्यांश देखिए यहाँ पे है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। क्या लिखा है? भूमि का निर्माण देवों ने किया। यहाँ पे पढ़ते चले जाएंगे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये आपका सबसे पहला वाला यहाँ पे गद्यांश है, जो कि आपका ये देखेंगे तो आपके ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। कब कब आया है? सन 2010 में, सन 2015 में, सन 2020 में, सन 2022 में ये पूछा गया है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाला है। और सन 2023 बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा सकता है।
इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि ये प्यारे बच्चों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और जो इम्पॉर्टेंट है मैं उन्हीं को आप तक प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। और जहाँ पे ना समझ में आए आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, उसको आपको अच्छे से हम समझा देंगे, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चलिए, तो सबसे पहला वाला यहाँ पे देखेंगे क्या इन्होंने प्रश्न पूछा है यहाँ से। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है तो इसके पाठ के लेखक और मतलब गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे उत्तर में, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है और जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं। ये कहाँ से लिया गया है, ये जो यहाँ पे आपका गद्यांश है ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, और राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं। अब बात रही कि सर जी हम वासुदेव सड़ग्रवाल का जीवन परिचय भी क्योंकि आप इनका आ जाता है, तो जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए आप वासुदेव सड़ग्रवाल जी का जीवन परिचय जरूर से ज़रूर पढ़ लें। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि आप वासुदेव सड़ग्रवाल जी का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे दिया है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक दिया है थोड़ा आप देख लीजिए। जो रेखांकित अंश है आपका यहाँ पे इन्होंने दिया है, कहाँ से कहाँ तक दिया है, इन्होंने दिया है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। आवश्यक क्या है, धर्म है। तो यहाँ पे इसका क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आप लोग उत्तर लिखिएगा, राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसीलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे और साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व का भी अधिकाधिक जानकारी रहे। तो ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न बना हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, जब आप जो यहाँ पे ऊपर पद्यांश गद्यांश दिया गया इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और पता चलेगा। इसका जो उत्तर आप देंगे, जो यहाँ पे इसका उत्तर आपको देना है, यहाँ पे जो इसका ग का उत्तर है, ग का उत्तर कहाँ से देंगे, इसको देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पूछा है। पहले आप प्रश्न देखिए, उसके बाद मैं आपको ढूंढना बताता हूँ कैसे आप करेंगे। मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप इसका उत्तर कैसे फाइंड करेंगे। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने क्या कहा है, निर्मूल कहा है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे दिया है ना, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह क्या है, निर्मूल है। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा इन्होंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह क्या है, आपका निर्मूल है। तो इसका उत्तर यही होगा। अगर देखा जाए तो आपका जो ग वाला प्रश्न का उत्तर आपका यही है। क्या है, यही है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या है, निर्मूल है। यहाँ पे देखिए इन्होंने यही लिखा है कि लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या है, निर्मूल होती है। अगला है यहाँ पे प्रश्न इन्होंने गप वाला पूछा है कि पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या कहा है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे पूरा का पूरा तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या कहा गया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका घ का उत्तर यही तो है ना, यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, आप खुद देखिए इसका उत्तर यहीं पे है, इसलिए कहते हैं आप ये आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पृथ्वी को सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कहा गया, या फिर यह
एक जननी है। ठीक है ना, तो देख लीजिए, तो यहाँ पे इन्होंने सीधा बोला है कि पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या कहा गया, उत्तर में लिखेंगे यह पृथ्वी के सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है। अब सबसे पहले ही वाली आप लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि भूमि का निर्माण किसने किया है, देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। और इसी को इन्होंने देखिए प्रश्न बना दिया यहाँ पे कि भूमि का निर्माण किसने किया है, भूमि का निर्माण किसने किया है, तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है। यहाँ पे देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। अब आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ आ रही होगी आसानी से। फिर यहाँ पे 6 वाला प्रश्न है। 6 वाला प्रश्न क्या है, यहाँ पे भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा, तो इसका उत्तर आप लोग सीधा मेंशन कर दीजिएगा। क्या मेंशन कर देंगे, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही क्या होगी, बलवती हो सकेगी। और जो सारे इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे मैंने गद्यांश है केवल उन्हीं को लेके आए हैं, इसलिए आप इन सारे गद्यांश को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका यूपी बोर्ड में जो 100 का 100 टारगेट है, 100 का 100 एसकेएम स्टडी क्लासेस पूरा करवाएगा। जी हाँ, आप सभी से बोल दीजिएगा कि एसकेएम स्टडी क्लासेस आ गया है फ्री में पूरी तैयारी करवाने के लिए, तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, सारी की सारी हम तैयारी आपका करवा देंगे। ठीक है ना, बस आप लोग मेहनत करिएगा, बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है। चलिए दूसरा वाला यहाँ पे है। दूसरा वाला क्या है, सबसे पहले हम लोग अपने गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ पे गद्यांश है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। जो माता होती है वो अपने पुत्रों को क्या होती है, समान भाव से चाहती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो पृथ्वी होती है यहाँ पे माता के समान बताया गया है। जिस प्रकार माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी या फिर पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी होते हैं सभी को समान भाव से चाहती है। कौन चाहता है, पृथ्वी चाहती है। क्लियर है ना। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हैं। ये जन अनेक प्रकार के भाषाएं बोलने वाले, अपने धर्मों को मानने वाले, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकेंगे, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर, प्रगति और उन्नत करने वाले या फिर करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़ राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। तो ये क्या है, यह आपका पूरा क्या है, गद्यांश है। अब इसी गद्यांश जो हमने यहाँ पे पूरा गद्यांश पढ़ा है, इसी गद्यांश से आपका क्या बनेगा, पूरा प्रश्न बनेगा। ठीक है ना, अब पूरा इसी से प्रश्न बनेगा और इसी में से आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले इन्होंने एक मेंशन किया चीज़ कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। याद रखिएगा आपके बोर्ड में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 उत्तर मिलेंगे। टोटल आपको 10 अंक आपको बोर्ड में मिलेगा। कितने अंक मिलेंगे, बोर्ड में 10 अंक मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं 6 से 7 प्रश्न लिया हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि हर बार अलग अलग प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो उन जो रिपीट अलग अलग प्रश्न किए जाते हैं उनको भी मैंने यहाँ पे जोड़ के 6-7 प्रश्न बना दिया है। ठीक है ना। लेकिन आपके बोर्ड में अगर देखेंगे तो बोर्ड में आपके केवल और केवल 6-7 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, पूरा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, तो सेम टू सेम रहने वाला है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, पाठ के शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव षडगरवाल जी हैं। और वासुदेव
अग्रवाल जी का, भैया वासुदेव अग्रवाल जी का जीवन परिचय भी आप लोग याद रखिए, कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यदि यूपी बोर्ड में टारगेट रखे हैं 100 में 100 अंक लाने की और 95% लाने की, तो बिल्कुल आप सभी लोग मन लगा के जुड़ जाएं ताकि आप अच्छे से नंबर स्कोर कर पाएँ। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला इन्होंने प्रश्न ही बनाया है। क्या बनाया जरा आप देख लीजिए। सबसे नीचे है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ख वाला यहाँ पे प्रश्न है। ख वाला प्रश्न क्या है? पुत्रों को समान भाव से कौन रखती है या कौन चाहता है? तो सबसे पहले ही मैंने बताया लाडलो कि इसको हम गद्यांश में ही पढ़ के उत्तर देंगे। तो माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। अब माता कहाँ से रिलेट किया गया है? यहाँ पे पृथ्वी माता से। किस लिए रिलेट किया गया? पृथ्वी माता से लिए रिलेट किया गया है, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे वही है कि माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। उत्तर यहाँ पे क्या है? माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। फिर ग वाला यहाँ पे प्रश्न है। ग वाला प्रश्न क्या है? समान अधिकार का भागी कौन है? अब आप जब ऊपर वाला गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर वही मिल जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे? इस पर निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर अपने जन्म के समय से ही समान अधिकार का भागी है। अगर उसका पैदा हो गया वो, तो समझ लीजिए वो समान अधिकार का भागी है। अगला यहाँ पे पृथ्वी का क्या? यहाँ पे पृथ्वी का या पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? तो इसमें उत्तर लिखेंगे इस पृथ्वी पर निवास करने वाले व्यक्तियों का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जितने व्यक्ति हैं उनका विस्तार अनंत है। वे इस विस्तृत भूमि पर अरबों की संख्या में बसे हुए हैं। जी हाँ, 125 करोड़। अगर भारत की जनसंख्या कितना है? 125 करोड़ है। कितना है? 125 करोड़। हालांकि अब ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो आपका जनगणना के अनुसार, पिछले जनगणना के अनुसार 125 करोड़ आपका क्या है? भारत की जनसंख्या है। तो कहीं ना कहीं अरबों में ही तो हुई ना। अगला इन्होंने प्रश्न बनाया है बोर्ड ने, अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। तो अनंत और जनपद शब्द का अर्थ क्या है? अनंत का आशय है जिसका कोई अंत ना हो अथवा अंतहीन कह सकते हैं। और जनपद जिले को कहा जाता है। जनपद किसको कहा जाता है? जिले को कहा जाता है। फिर यहाँ पे माता अपने सब पुत्रों किस भाव से चाहती है? भैया माता अपने पुत्र को समान भाव से चाहती। देख लीजिए, ये इसका क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। क्लियर है ना। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ से कहाँ तक देखिए रेखांकित अंश है, आप देख लीजिए खुद। आपको जो रेखांकित अंश निकल के आएगा और आपको हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। इसका क्या करना है? आपको व्याख्या करना है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे है। इसका व्याख्या क्या हो जाएगा? मातृभूमि का विस्तार अनंत है। यहाँ दूर दूर तक मैदान, जंगल, पर्वत, नदी, समुद्र आदि का विस्तार देखने को मिलता है। इस विस्तृत पृथ्वी पर अथवा नदियों और समुद्रों के तटों पर, पर्वतों या बर्फीले स्थानों पर सब जगह मानव के निवास स्थान हैं। अगर देखेंगे तो जो मातृभूमि है अपनी पृथ्वी है, इसका विस्तार अनंत है। यह दूर दूर तक फैला हुआ है। कहाँ कहाँ तक? इसमें मैदान आपको देखने मिलेंगे, जंगल है, पर्वत है, नदी है, समुद्र है। आप देखेंगे तो बहुत बड़ा विस्तार है, कोई छोर नहीं है इसका। और इस पृथ्वी पर या फिर आप जो नदियाँ होती हैं या समुद्र की तटें होती हैं या आप जो पर्वतें होती हैं और बहुत बर्फीले स्थान, जम्मू कश्मीर चले जाइए, बर्फीले स्थान मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, नदियाँ मिलेगी, समुद्र तटे हैं बहुत जगह। तो यहाँ पर मानव देखिए निवास कर रहे हैं कि नहीं? मतलब कोई भी स्थान है, हर जगह मानव हैं। पृथ्वी का कोई भी स्थान हो वहाँ पे आपको मानव जरूर देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे सर जी ये बताइए समुद्र में कैसे मानव है? अरे समुद्र में अगर देखा जाए तो अपने भारत के जो सैनिक होते हैं वो कहीं ना कहीं निवास करते नहीं,
क्यों निवास करते हैं? क्योंकि रक्षा करना है हाँ अपने सीमा का, अपने भारत देश का। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मानव है कि नहीं? तो जो पृथ्वी है अनंत है, पर्वत है, जंगल है, नदी है, समुद्र है, बहुत बड़ा है, और यहाँ पर हर जगह आपको मानव के निवास स्थान मिल जाएंगे। फिर आगे इन्होंने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है? अनेक गांव, कस्बे, नगर और जिले मानव जन आबादी से भरे पड़े हैं। इस प्रकार इस अंतहीन पृथ्वी के समान इस पर निवास करने वाले लोगों का विस्तार क्या है? अनंत है। क्लियर है? तो यहाँ तक का आपको आशा करते समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला चलते हैं। यहाँ पे अब हम तीसरे की बात करेंगे। यहाँ पे तीसरा वाला जो गद्यांश है, यह देख सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2012 में, बोर्ड परीक्षा सन 2013 में, बोर्ड परीक्षा सन 2020 में, बोर्ड परीक्षा सन 2022 में प्रश्न बना हुआ है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है यहाँ पे देख लीजिए, गद्यांश क्या है आप देख लीजिए। धरती माता अपनी कोख में जो अमूल्य निधियों भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। यानी कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ मतलब वस्तुएं होती हैं, भरी हैं, उनको क्या कहते हैं? वसुंधरा कहते हैं। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? बिल्कुल, पृथ्वी पे जितनी वस्तुएं हैं आप परिचित होना चाहेंगे नहीं? अगर आप देखेंगे तो कोई अगर अलग सा पेड़ देख ले तो कहेंगे अरे ये का है पेड़, चलो देखते हैं सब लोग, हाँ तो देखते हैं नहीं। अगर अभी देखिए, अगर आसमान में देखेंगे तो कभी कभी तारे टूटते नजर आती हैं, तो देखते कहते हैं कि वो देखो तारे टूट रहे हैं, तो सभी लोग देखना पसंद करते हैं। लाखों करोड़ वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला हुआ है। अब धातु आप लोग जानते होंगे, जैसे धातु क्या है? लोहा है, चांदी है, सोना है, एल्युमिनियम है, इत्यादि प्रकार की धातुएं हैं कि नहीं? ये कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं। यानी कि खनिज, अब खनिज क्या होता है? जो खनने से वस्तुएं प्राप्त होती है उसे खनिज कहते हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। जो नदियाँ होती हैं ये पहाड़ों के बीच से जब बहकर निकलती हैं, जब ये पहाड़ों की जो नदियाँ होती हैं जब बीच से बहकर निकलती हैं तो ये इसका क्या करती हैं? कटाव करती हैं। यानी कि यहाँ से पृथ्वी का क्या करती हैं? स्थानांतरण करती हैं। क्या करती हैं? स्थानांतरण करती हैं। कौन करती हैं? पानी यानी कि जो जल होता है वो करता है। किसका करता है स्थानांतरण? वो आपका करता है मिट्टी का स्थानांतरण करता है। कौन करता है? वो आपकी करती हैं नदियों से जो बहता हुआ पानी। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया होगा। फिर यहाँ पे है, एक सेकंड सेलेक्ट करना है मुझे पहले, चलिए हो गया। यहाँ पे ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी के गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने वाले अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बनाए जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नगविध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलचिलाते रहती हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाती हैं। पृथ्वी के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधान में इन छोटे पत्थरों का भी सदा कितना भाग रहा है, अतएव हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब इनका हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? उन्होंने प्रश्न पूछा है यहाँ पे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं। क्लियर है? अब इन्होंने बोला है कि चलिए भैया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की आपका व्याख्या करने के लिए इन्होंने दे दिया है कि भैया चलिए बताइए इनका क्या क्या होगा और इनकी रेखांकित अंश की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो कहाँ से कहाँ तक रेखांकित अंश है पहले इसको आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर पाएंगे।
तो इनका यहाँ से यहाँ तक करना है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियों भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन अपरिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा है। यानी कि वसुंधरा का मतलब होता है जो वस्तुएं होती हैं वो रत्नों का धारण करती हैं, और बहुमूल्य रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इस प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें पृथ्वी की आंचल में छिपाए रहती हैं, और ये हमारा प्रागण परिचय होना चाहिए। अगला इन्होंने प्रश्न पूछा है, देखिए नेक्स्ट वाला प्रश्न क्या है देख लेंगे कि दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है? तो मिट्टियों सजाया है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। क्लियर है? घ वाला यहाँ पे प्रश्न है, सेम टू सेम है, बस आपको यहाँ से पढ़ के निकालना है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर आपको लिखना है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं। क्लियर है? अगला इन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है? इन्होंने प्रश्न पूछा है, लेखक ने हमें कितने योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है? तो लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों से परिचित होने की प्रेरणा दी है। निधियाँ क्या होती हैं? वस्तुएं होती हैं। क्या होती हैं? वस्तुएं या योजना। अगला है यहाँ पे प्रश्न क्या है? अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं? अमूल्य निधियाँ धरती माता की कोख में भरी हैं। अगला है वसुंधरा, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं भरी हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों ने पीस पीस कर असंख्य यानी कि अगणित प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। अब यहाँ पे आप चौथा देखेंगे, आपका जो गद्यांश है काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश है। ये आपके प्रश्न पूछा गया है सन 2012, 15 और 20 और 22 में ये आपका प्रश्न बना हुआ है, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है केवल हम उन्हीं को पढ़ने की कोशिश करेंगे, हाँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न क्या है यहाँ पे? गद्यांश क्या है? जन का प्रवाह अनंत होता है। वर्षों से पृथ्वी भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्मक प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घातों का निर्णय करना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है, अब सेम टू सेम है, बस आपको पढ़ के उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त इसका गद्यांश क्या लिखेंगे आप? संदर्भ क्या लिखेंगे? सीधा लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, और जिसके लेखक वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक है? जब तक सूर्य की से लेके यहाँ पे अमर है, डॉटेड लाइन है ना, यहाँ तक है। अब आप इसके उत्तर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्या मेंशन कर सकते हैं? देख लीजिए, यहाँ पे इसका उत्तर देना है, लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियाँ प्रतिदिन धरती को अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहाँ के जन अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। अगला इन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है? इन्होंने प्रश्न पूछा है कि जन का प्रवाह, क्या पूछा है? जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य, यानी कि जन के प्रवाह से आप क्या समझते हैं? जन के प्रवाह से आप क्या समझते हैं?
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जन का प्रवाह का तात्पर्य है कि जन का प्रवाह अनंतहीन होता है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं और इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर अबाध गति से चलती रहती है। अगला इन्होंने प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है देख लीजिए यहाँ पे। राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं? यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे। क्या उत्तर लिखेंगे? सीधा आप उत्तर लिखिएगा। हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन के अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान राष्ट्र निवासियों को सतत से आगे बढ़ते रहने के लिए अनेक नवीन शक्तियां प्राप्त होती हैं और इनकी सहायता से वे पूरे उत्साह के साथ प्रगति करते रहते हैं और इस प्रकार सदैव से ही अपना अस्तित्व बना है। अगला इन्होंने प्रश्न पूछा यहाँ पे, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग? नदी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होने के कारण बीच बीच में डेल्टा छोड़ता है और इस प्रकार राष्ट्र के जन भी अपने कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक अवशेष पदचिन्ह छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। अगला इन्होंने प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से पृथ्वी को अपनी माता समान मानकर उसके साथ अपना तादात्म्य बनाए रखा है। अगला इन्होंने प्रश्न बनाया है। क्या बनाया है? राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय जन का जीवन भी तब तक अमर है जब तक सूर्य की रश्मियाँ धरती पर पड़ती रहेंगी और समस्त प्रकृति जीवों के जीवनदायी और अमृत के समान सिद्ध होती रहेंगी। क्लियर है? फिर यहाँ पे 5 है, 2 और गद्यांश बचे, 5 और 6वां लास्ट वाला आपका नेक्स्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे 5वां देखते हैं। 5वां क्या है आपका? 5वां इन्होंने दिया है, साहित्य कला नित्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इस विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने राष्ट्र के स्वास्थ्य कर है। और देख सकते हैं कब कब आपका पूछा गया है। ये आपका सन 2015, 18 और 19 में प्रश्न बना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला उन्होंने प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप पाठ शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव सरगरवाल जी हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करने दिया है, कहाँ से साहित्य से लेकर साकार होता है तक। तो ये जितने भी हैं आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेंगे इसका क्या हो जाएगा। आपको यहाँ पे सीधा उत्तर हम लोग देखते हैं कि लेखक कहते हैं कि एक राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उपसंस्कृतियाँ फलती फूलती हैं और इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट करते हैं। साहित्य कला नृत्य गीत इत्यादि संस्कृत के विविध अंग हैं और इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। फिर इन्होंने घ वाला प्रश्न यहाँ पे बनाया है। क्या बनाया है? एक कि किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं? तो साहित्य कला नृत्य अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने भाव को प्रकट करते हैं। अगला इन्होंने प्रश्न बनाया है। कौन सा प्रश्न है यहाँ पे? ग वाला प्रश्न है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। अगला इन्होंने घ वाला प्रश्न पूछा था, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृत वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। अगला इन्होंने प्रश्न दिया है कि प्रत्येक संस्कृत के आनंद और पक्ष को कौन स्वीकार करता है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? सहृदय व्यक्ति ने ही
प्रत्येक संस्कृत की आनंद पक्ष को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या प्रश्न है? विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? तो उत्तर क्या लिखेंगे यहाँ पे? विश्वव्यापी का अर्थ है जो समस्त संसार में किसी न किसी रूप से विद्यमान हो, और आंतरिक आनंद का मतलब है वह है जिसकी अनुभूति हमें मन में होती है। और यहाँ पे लास्ट वाला आपका गद्यांश है। गद्यांश क्या है आपका? गद्यांश है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन संस्कृति है। राष्ट्र का तीसरा अंग कौन है? जन संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह उसके जीवन श्वास प्रश्वास बिना संस्कृति के जन कल्पना का बद्ध मात्र है। संस्कृति ही जीवन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विपट का पुष्प संस्कृति है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। और इसे देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2014, 15, 21 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप पाठ शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं। और फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या इन्होंने पूछा है। कहाँ से कहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या है? तो यहाँ पे देखिए, बिना संस्कृति के जन की कल्पना आप का बाध्य मात्र है, आप कर नहीं सकते, से लेके आपका यहाँ पे है वृद्धि संभव है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। चलिए देख लेते हैं व्याख्या कैसे करेंगे। वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार हमारे मस्तिष्क महत्वपूर्ण अंग होता है शरीर का, उसी प्रकार संस्कृति भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है, यानी मस्तिष्क से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ व्यक्ति नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृत के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए संस्कृत के विकास और उन्नति में ही राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। क्लियर है? अगला इन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? या फिर इन्होंने प्रश्न बना दिया यहाँ पे कि भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर देंगे राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। घ वाला इन्होंने प्रश्न पूछा है संस्कृति और सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर निहित है? तो उत्तर लिखेंगे संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। अगला इन्होंने प्रश्न पूछा है कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो उत्तर लिखेंगे राष्ट्र के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 महत्वपूर्ण आपके गद्यांश को बताया है, जो कि राष्ट्र के स्वरूप से पूरे गद्यांश है, और आपका बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आपका ज़रूर से ज़रूर आएगा, इसलिए आप तैयार कर लीजिए। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल मैं 10,000 वीडियो लाइक टारगेट रखता हूँ। आप लोग लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार शेयर कर दें। साथ ही साथ इसका फ्री में PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडीज डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ आप गूगल पे सर्च करें skmstudyclass.com, वहाँ से भी आप इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। और आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट चैप्टर के आप लोग तैयार रहें, और आप लोग अपनी SKM स्टडी से ज़रूर जुड़े रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।